नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सिविल लाइंस में बातचीत एक बार फिर कविता श्रीवास्तव से। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, जो जन अधिकार से जुड़ा है, जो लोगों के हक और हुकूक से जुड़ा है। कविता जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछली बार हम बातचीत कर रहे थे भंवरी देवी भटेरी कांड को लेकर के। एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी, एक फिल्म भी बनी उन पर, बवंडर, और बाद में पता चलता है कि बवंडर में भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो कैसी लड़ाई रही उनकी? तो अगर हम देखें भंवरी देवी की जो उस आपराधिक मामला जो उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वो वाली लड़ाई तो अभी तो जारी है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में वो अपील आएगी नहीं, 26 साल से अपील नहीं आई है। हमारे सिस्टम को बहुत बुरा रिफ्लेक्ट एक को छोड़ करके सब लोग दुनिया से बिछड़ गए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक तरीके से हम लोग कहते हैं ना, नींव का पत्थर तो वो दिखता ही नहीं है, और लेकिन पूरा ढांचा उसी पे खड़ा होता है। तो भंवरी की चुप्पी तोड़ने से और बहुत कुछ हुआ, जिसके लिए एक तरीके से एक नेतृत्व भंवरी का ही रहा है। वो ही एक तरीके से इंस्पिरेशन रही है। मतलब भंवरी को न्याय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए न्याय के रास्ते जबरदस्त खोले, एक बहुत बड़ा रास्ता जो खुला। तो जब भंवरी देवी के साथ यहाँ हमने देखा, दैट इज़ 1992 सितंबर अक्टूबर में देखा कि बिल्कुल भी सही जांच नहीं हो रही है, झूठ 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 पुलिस भी बोल रही है। तब हम लोगों ने 92 में ही 5 संगठनों ने, विशाखा विमेंस एजुकेशन एंड रिसोर्स ग्रुप, राजस्थान वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, महिला पुनर्वास समूह राजस्थान, काली फॉर विमेन एंड जागोरी, 5 ऑर्गेनाइजेशंस सुप्रीम कोर्ट गई, कुछ 3-4 प्रार्थना लेके कि पहले तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करो। खैर, वो तो हमारी रैली वैली से हो गया बाद में। दूसरा था कि जितने भी मुलाजिमों ने चाहे एफआईआर में डिले करी, सही जांच नहीं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। दूसरा वो था। और तीसरा था कि भंवरी को उसके पुनर्वास के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और अंतिम था कि इस तरह के दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय दे कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा की रोक हो, उसका रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दे। तो जब ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में, तो 92 से चला 97, 13 अगस्त 1997 को ये फैसला आया। और जस्टिस जे.एस. वर्मा एंड सुजाता मनोहर, जस्टिस सुजाता मनोहर ने ये फैसला दिया। मैंने हम क्या बताएं, हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट्स जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, तो जो क्रिमिनल केस का था उन्होंने उसको एक किनारे किया और उन्होंने कहा भंवरी के केस से कुछ बहुत लार्जर इश्यूज हैं जिसको उन्होंने एड्रेस किया, जो हमारी प्रार्थनाएं थी। तो उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया कार्यस्थल पर यौन हिंसा, जो विशाखा दिशा निर्देश होने लगे। पहली बार डिफाइन किया गया कि यौनिक कार्यस्थल पर यौन हिंसा है क्या। तो वो मौखिक भी है और वो हम लोग जो नॉन वर्बल भी है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, जैसे इशारों से और ये सब करना, फिजिकल भी है, और कंप्यूटर, अभी तो साइबर हो गया है, तब तो ईमेल वगैरह होते थे, उसके जरिए उन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया कि किसी भी तरीके का एडवांस जो मैं पसंद नहीं करती, एनी अनवेलकम एडवांस दैट आई डोंट वांट, वो यौनिक हिंसा कहलाया जाएगा एक कार्यस्थल पे। तो जैसे मैंने आपको बोला, इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा एक 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि औरत का अपने कार्य क्षेत्र में यौनिक हिंसा मुक्त वातावरण मिलना उसका मानव अधिकार है।
समझ गए कि मुझे यौनिक हिंसा मुक्त वातावरण मिले, और उसकी, क्योंकि ये मेरा मानव अधिकार है, इसकी जिम्मेवारी एम्प्लॉयर पे, नियोक्ता पे होगी। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि भी अगर ये तो हो ही रहा है, माना, सबसे पहले स्वीकारा कि बहुत है ये, तो अब किया क्या जाए। तो उन्होंने कहा अक्सर ठीक है, भारतीय दंड संहिता और आईपीसी वगैरह में है इन चीज़ों को लेके हल, लेकिन सब लोग नहीं जाते हैं पुलिस में। तो उन्होंने इंटरनल मैकेनिज्म का दिशा निर्देश दिए कि हर जगह कमिटियां बनेंगी, और कमिटी में एक बाहरी पक्ष होगा, वो एनजीओ पक्ष होगा, और वो कमिटी नहीं केवल सुनेगी जो एप्लीकेशन आएगी जहाँ कार्यस्थल हुआ, लेकिन उसको रोकथाम के लिए बहुत काम कर रहे होंगे। उसको यूनियंस के साथ मीटिंग रखनी चाहिए, उसको लगातार बातचीत करनी चाहिए, जो जितने भी कर्मचारी हैं। तो वहाँ से और भी बहुत कुछ, एक पाथ ब्रेकिंग, एक औरतों के लिए एक पूरा मैकेनिज्म हम लोगों को मिला, कैसे कार्यस्थल पर यौन हिंसा की मुक्ति हो सकती है। और नहीं तो एटलीस्ट एक शिकायत निवारण व्यवस्था तो मिली, एक कमेटी तो मिली। इंस्पिरेशन भंवरी देवी, बिल्कुल, क्योंकि उसका भी तो कार्यस्थल पे ही तो हुआ था, जब वो अपने कार्य के दरमियान, बाल विवाह रोकना उसका कार्य था, उसके दरमियान जोखिम लिया और उसके साथ फिर बलात्कार हुआ। तो ये वाला जो पूरा एक सूत्र, एक कानून के रूप में, एक अनुभव कानून जब बन जाता है, अगर वो चुप्पी नहीं तोड़ती, वो भी औरों की तरह दबा के बैठ जाती, तो ये कानून नहीं बनता। और ये दिशा निर्देश लंबे समय तक चले, और मैंने 1997 से कानून कब आया, 2013 में आया, और 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ है। वो कानून और भी बहुत विस्तृत है, जो कमियां थी विशाखा की, वो कमियां और पूर्ति हुई। जैसे विशाखा में तो एक ही कमेटी बोली, यहाँ उन्होंने कहा भी जो सब्जी, हम लोगों ने कहा जो सब्जी वाली है, जो ठेले वाली है, जो घर घर जाती हैं, वो कहाँ जाएंगी। तो उनके लिए वहाँ तो कमेटियाँ नहीं बनेंगी, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाएगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। तो इस तरीके से ज़रूर है, उसमें बहुत कमी है, बहुत कमज़ोरियां हैं, क्योंकि जो नियोक्ता या इंचार्ज होते हैं वो चाहते नहीं हैं उनके चहेतों के विरोध में कुछ हो। लेकिन एक संघर्ष है, एक महिला आंदोलन का संघर्ष, जिसका हम पूरी रूप से कहेंगे भंवरी देवी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भावना को रखते हुए एक कानून बनाया, और बाद में हमारे देश के संसद ने, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस पूरे संघर्ष की रही है। और एक तरीके से भंवरी देवी के चैप्टर ने, अगर आपको याद है श्रीपाल जी, हम लोग संघर्ष कर ही रहे थे 95, 96, वो पूरा 92 से लगे गए थे सड़कों पे। एक और नया चैप्टर भंवरी देवी, पहली बार जो नीरजा भनोत ब्रेवरी और करेज का अवार्ड वो भंवरी देवी को दिया गया। सोच सकते हैं कभी कि बलात्कार की लड़ाई को ब्रेवरी और करेज, साहसी लड़ाई माने, उसको एक शौर्य वाली लड़ाई माने। माने एक तरीके से बहुत आयाम खुले, और एक स्थानीय लड़कियों ने तो चुप्पी तोड़ी, और उस इलाके में बाल विवाह भी बंद हुए। और बीजिंग में भी गई। हाँ, जब भंवरी बीजिंग गई, तब आप यहाँ जो सरकार थी भैरव सिंह जी के नेतृत्व में, उनके एक मंत्री ने पकड़ लिया हम लोगों को और कहा कि देश के बाहर जाके क्यों हमारी बदनामी कर रहे। सोचिए, बलात्कार के लिए आवाज़ उठाना बदनामी होगी, बस गांव से आवाज़ उठाए तो बटेरी की बदनामी होगी, बस्सी से बाहर आए तो बस्सी की बदनामी होगी, और फिर राजस्थान की बदनामी, अब देश की बदनामी। तो वो बीजिंग गई, 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गए थे, और भंवरी जो अनेक महिला कार्यकर्ता 300-400 गई थी, उनमें से एक, उसको मंच भी मिला वहाँ बोलने के लिए। तो एक तरीके से भंवरी को पूरे देश ने बुलाया, दुनिया में बुलाया। तो भंवरी वही कहती, हमेशा कहती कि मेरे साथ तो पूरी पब्लिक लाग रही है, तब भी मैंने न्याय को नहीं, जिनके साथ कोई नहीं तो उनका क्या हो रहा होगा। तो ये न्याय व्यवस्था पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी आज दिन तक बनी हुई है, और मुझे लगता है वो ही जो एक तरीके से भंवरी वायलेंस अगेंस्ट विमेन, हर तरह की हिंसा जो औरतों, उसकी जो एक प्रणेता बनी,
उसके बाद अगर आपको याद है 96, 97 हम लोग सड़कों पे ही थे। शिवानी जडेजा कांड, एसिड थ्रोइंग, उसमें बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, फैसले आए। तिब्बती लड़की गैंगरेप केस, तिब्बती लड़की गैंगरेप केस इतना ज़बरदस्त, जेसी बोस हॉस्टल रेप केस, भीनमाल कांड, हम लोग तो लगे हुए थे सड़कों पे ही। 30 दिन हमने बड़ी चौपड़ पे काटे कि भाई इनका कुछ तो हल होना चाहिए, कुछ तो कोई व्यवस्था, क्योंकि पुलिस स्तर पे ही सब रफा दफा हो जाते हैं। तो हम लोगों ने वो हम ज़रूर कहना चाहेंगे, राजस्थान का जो हम लोग का उस टाइम का संघर्ष था, तो ठीक है एक बहुत बड़ा कानून मिला विशाखा, वो राजस्थान से ही उठा संघर्ष, लेकिन जो मैकेनिज्म हमें मिले, जैसे मैंने इसी प्रदेश में, इसी शहर में इस तरह के 18 मैकेनिज्म औरतों के लिए क्या क्या मिला है हमारे उन आंदोलनों से। महिला आयोग, वो हम लोगों को मिला। एक अलग बात है कि आज जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, वो हम क्या कहें, सारे महिलाओं के लिए कलंकित इस वक्त व्यक्ति हमारे लिए, कि वो महिला का अपराधीकरण करने में लगी हुई हैं। वो पुलिस को लिख रही है इस औरत के खिलाफ FIR दर्ज करा, उसने झूठा केस किया है, आप सोचिए। लेकिन महिला आयोग हमें, और हम उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस चीज़ पे न्याय लेंगे। तो महिला आयोग मिला हमें, महिला डेस्क मिले, हमारे पास 700-800 थाने हैं पूरे प्रदेश में, हर जगह महिला डेस्क। ये अलग बात है कि इन चीज़ की जवाबदेही लगातार लेनी होती है। महिला थानों का गठन हुआ, महिला थानों का, और भी हर जगह महिला थाने, पहले कुछ थे। फिर महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र, जो एक पार्टनरशिप पुलिस और महिला आंदोलन के साथियों की मिल के लगा पूरे समय बैठना, ताकि आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे। फिर हेल्पलाइंस, इतनी सारी हेल्पलाइंस कलेक्ट्रेट में भी खुली, कंट्रोल रूम तो है ही, महिला आयोग ने भी खोली, रूवा ने भी खोली, और जगह जगह आपके पास महिला हेल्पलाइंस है। फिर निर्भया के बाद सखी केंद्र, जो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर, और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक शक्ति केंद्र शुरू किया है। तो हम लोगों ने एक बार गिना था तो 6 ही हेल्पलाइन थी, लेकिन तो इतने, जब ये मैकेनिज्म्स क्या है, मतलब एक इतना इफेक्टिव ढंग से कोई औरत कहे अरे मेरे साथ ये हो रहा है, तो एक रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए। और हमारे पास वो कानून भी आया, घरेलू हिंसा का सिविल लॉ भी आया, उसमें भी एक भूमिका सर्विस प्रोवाइडर की, प्रोटेक्शन ऑफिसर, कितने मैकेनिज्म, देयर इज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, देयर इज सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन हम खुद तय कर लें कि आंदोलन लगातार ये नए नए उभार, नए नए मंच दे रहा है, ये जितने भी हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए या शिकायत निवारण के लिए, लेकिन ये बंद नहीं हो रहे, अभी भी बहुत कुछ कायम है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि दूसरी तरफ मुझे लगता है, आप जितने भी लगा लें CCTV कैमरे, ये सब क्या हो रहा है इस वक्त, हमको पूछना पड़ेगा हमारे पुरुषों को क्या हो रहा है, कैसे वो इंसानियत खत्म हो। सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए, महिला आंदोलन के लिए, ये है कि क्या जो मर्दांगी है, मैस्कुलिनिटी, क्या उसके साथ और वो सबसे बड़ी बात है कि एक मंत्री, राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, वो विधानसभा में कह रहे हैं कि मर्दों का प्रदेश है। बिल्कुल, एक तरफ वो कह रहे हैं मर्दों का प्रदेश है और हंस रहे हैं सारे लोग, कितनी शर्मनाक। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि औरतें कितना झूठ, 54% केस बंद हो जाते हैं। एक पुलिस द्वारा FIR लगाना अगर कह देता है कि औरत झूठ बोल रही है, तो हम लोगों की व्यवस्था में अदालत क्यों है जो खोल सकते हैं उस केस को। लेकिन मुख्यमंत्री का एक बयान अभी वायरल हो रहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं रेपिस्ट के बाल काट करके उसको घुमाऊं। ये मुझे लगता है कि इस तरह के वक्तव्य हमारे पूरे कानून व्यवस्था का एक तरीके से मजाक है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में इस तरह की शेमिंग, एक तरीके से ये तो हम बढ़ावा दे रहे हैं मॉब जस्टिस को,
क्योंकि कोई भी मॉब, जिसके लिए राजस्थान पहले ही बदनाम है। हाँ, पहली लिंचिंग सारे हमारे इधर हुए हैं, गाय को लेके सारे लिंचिंग। तो मैं तो चाहूंगी कि मुख्यमंत्री अपने उस स्टेटमेंट को वापस लें, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम कैसे हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था को और ठीक करें कि जल्दी न्याय मिले। मॉब जस्टिस से कुछ नहीं होने वाला, शेमिंग से इस तरह कुछ नहीं होने वाला। आप अपना सिस्टम को ठीक करिए ना। आप क्यों नहीं फास्ट ट्रैक करते? आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी को और जवाबदेह बनाते हैं? आप क्यों नहीं सीधा सीधा बात करते इस सिस्टम के करप्शन को ठीक कैसे करें? तो अपने आप न्याय मिल जाएगा। अच्छा कविता जी, साबानो के केस से लेकर के और भंवरी के केस तक या विशाखा के इस केस तक आपकी एक बड़ी भूमिका रही है, जिसमें नैना जोगानी कांड भी है, भंवरी देवी का कांड भी है, शिवानी जडेजा का कांड भी है, तमाम वो है। लेकिन एक आरोप फिर भी आप पर लगता है कि आप प्रो माइनॉरिटी नज़र आती हैं। साबानो वाले केस में आप उसी समुदाय के खिलाफ खड़ी थी फैसले को लेकर के। तब आपको कैसा लगता है कि आपको एक तरह से फिंगर आउट किया जाता है किसी इशू? देखिए, जिन लोगों का एजेंडा ही ये है कि एक भारत देश में हम दो हिंदू मुसलमान समाज में बंट के रहें, या एक समाज मुसलमान समाज का दोयम दर्जा हो, या नफरत का ऐसा माहौल बनाया जाए कि डर हो जाए आपस में, विघटन हो जाए आपस में, लंबे समय से हम लोगों के सहजीवन और साझे जीवन का अनुभव हम खत्म करके एक दूसरे से डरने लगे। जिन लोगों का एजेंडा ये है, तो जब भी हम जब अन्याय के विरुद्ध में खड़े होंगे, चाहे वो कोई मस्जिद ढहाने की बात हो, जैसे कलंदरी मस्जिद सवाई भोज परिसर में ढहाया गया था, वो तो कोई बात नहीं बनी, या अगर लिंचिंग होगी, या लगातार जिस तरीके से पुलिस फायरिंग में मार दिया, या टेररिज्म के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे आप बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किया है। लेकिन आप पूरे मुसलमान समाज को आतंकी घोषित कर लें, आप इस तरीके से अखबारों में और हर जगह दें आप कि जो जांच, अभी जांच ही चल रही, भी कुछ पता नहीं, आप उसको पहले घोषित कर लें। तो ये सब तो सही नहीं है। हम कहीं पे भी नहीं कोशिश होने देंगे कि किसी एक समाज को निशाना बना के उनके विरोध में प्रचार हो। जो अपराधी है, जरूर अपराधी की कोई जात नहीं होती। जब जेसी बोस हॉस्टल हुआ, हमने कहा हो सकता है एक जात के सारे हो, लेकिन अपराधी की कोई जात नहीं होती। ना कभी उस समाज में उनकी औरतें और पुरुष कहेंगे तुम ये जाके करो, बिल्कुल नहीं। भंवरी देवी वाले में या भंवरी में एक समाज था, इट डजंट मीन। तो मेरे को लगता है कि आप निशाना नहीं बना सकते। जिस तरह जो सबसे बड़ी सीख हमने देखी, हम लोग महिला आंदोलन कर रहे थे और हमारे सबकी एक यूनिवर्सैलिटी कि हम सब एक हैं, हमारा नारा होता था हम सब एक हैं। हम उसमें नहीं, अपने डिफरेंसेस भी देख रहे हैं। हम अलग अलग कास्ट से, अलग अलग धर्मों से हैं। नेतृत्व अगर कुछ सवर्ण जाति के ही लोग उठाएंगे तो वो तो कोई आंदोलन स्ट्रांग नहीं हुआ। तो हमने अपने आप का वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी किया कि हमारी दलित महिला किधर है, हमारी मुसलमान महिलाएं किधर है, हमारी LGBT, आखिर यौनिकता केवल स्त्री पुरुष तो है नहीं, अभी तो एक पूरा कंटिन्यूम है। एक पूरा माने एक तरफ मेल है, दूसरी तरफ फीमेल है, और बीच में बहुत कुछ है। आई कुड बी बोर्न बायोलॉजिकली फीमेल, बट मेरी पहचान, मेरे अंदर से मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन कि मैं मेल हूँ या मेरा कोई जेंडर नहीं है। तो ये सारी जो हम लोगों ने अपनी सीख करी, या एक औरत वो कहती मैं तो किसान औरत हूँ, मेरा तुम्हारे से क्या लेना देना, तुम तो पढ़ी लिखी हो। तो हम लोगों ने हमारे डिफरेंसेस को देखा और फिर एक बार और हमारे अपने आप को जोड़ा। तो जो सबसे ज़्यादा सीखा हमने हमारी दलित बहनों और दलित भाइयों से।
तो जहां एक तरफ हमने तय किया कि कोई माइनॉरिटी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उन पे ये आरोप लगा देते हैं कि आप तो कन्वर्जन कर रहे हैं, आप ईसाई बना रहे हैं, मिशनरीज के। हाँ, लगातार चर्च तोड़ देना, ये वो, ये लेकिन उनका ये कहना है कि आप सेलेक्टिव होती हैं, कन्हैयालाल का कांड होता है तो आप लोग चुप हो जाते हैं, दूसरे होते हैं नहीं तो आप नहीं उस तरह से नहीं, आते हैं। कन्हैयालाल के कांड में बिल्कुल भी हम लोग चुप नहीं थे। मुझे लगता है कि जैसे मॉब जस्टिस की अभी अपन ने बात की, जी। वो भी अगर आपको लगा किसी ने आपके प्रॉफिट, जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा था, वो टीवी पे कभी नहीं बोलना था अनूपुर शर्मा को, वो एक तरीके से बरगलाना था पूरे देश भर को, मान लिया बरगलाया। लेकिन अब आप, कविता को बहुत बुरा लग गया, अब कविता जाके इसका न्याय लेगी, जो व्यक्ति सपोर्ट करेंगे नूपुर शर्मा के वक्तव्य को तो कविता जाके न्याय लेगी। ये मतलब हमने इस सिस्टम को नकार दिया नहीं। अगर मुझे लगता है हमारे कानून में वो है ना धाराएं, जहां पे अगर कोई वैमनस्य पैदा कर रहा है या धर्मों के बीच में इस तरीके से किसी को ऊंचा नीचा दिखा रहा है तो कानून है ना, आप पुलिस के पास जाइए, आप खुद ही तय करेंगे। ये स्थिति कैसे पैदा हो रही है? आपको लग रहा है सरकारों पे भरोसा नहीं रहा, संविधान ने जो व्यवस्थाएं दी उन पे भरोसा नहीं रहा, ये या जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसका नतीजा है? मुझे लगता है ये सारा कुछ एक साथ, एक तो पूर्ण रूप से एक माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पे आज आप कहीं पे भी सड़क पे खड़े होके मुसलमान को गाली दे सकते हैं, जैसे एक समय में आप दलितों को गाली दे सकते। मैंने ऐसा क्या है राजस्थान में, मैं दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। जो नया दलित है जिसको आप अब्यूज कर सकते हैं, जिसको आप गाली, पहले दलित को आप गालियां निकाल सकते थे, आप लात घूसा सब मार सकते थे, आज मुसलमान को भी आपने उसी श्रेणी में कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन लकीली इंडियन डेमोक्रेसी इतनी अच्छी थी, संघर्ष बाकी है। राजस्थान में मूछ रखने पे हत्या हो जाती, पानी पीने पे हो जाता है, बहुत ही खराब स्थिति है। मनु मूर्ति आज भी खड़ी हुई है हाई कोर्ट में, लेकिन कानून तो है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव लॉज दलितों SC ST के लिए बने तो हुए हैं, स्ट्रॉन्ग लॉज है, इतने बढ़िया लॉज हैं, और उसकी लड़ाई लड़के हम लोग इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। और मुझे लगता है वो हमें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ दलित केसेस होते हैं, यूपी के बाद राजस्थान है, बहुत ज़्यादा, हमें नहीं कभी भूलना चाहिए। लेकिन जो हमने एक नया एक पूरे समाज को नए रूप से जो हम दबा रहे हैं, उसको सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको दोयम दर्जा देने जा रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये तो हम लोग कोई भी अलाउ नहीं कर सकता ना। उनके पास क्या प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन उनके पास है वो ये व्यवस्था होनी चाहिए ना, पुलिस, कोर्ट, अफसरान। क्या अब आज की तारीख में लग रहा है कि हम उनके पास चले भी जाएंगे? या मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बरगलाने में ही लगा हुआ है, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, तो कहाँ जाए? लेकिन इसका मतलब फिर भी नहीं है कि कन्हैयालाल दर्जी जैसा आप कोई हल निकालेंगे। दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। हम, जैसे मैंने पहले कहा, क्या हिंसा बहुत हो रही है, दोयम दर्जा बनाया जा रहा है, क्या जवाब हिंसात्मक होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तो कोई फर्क भी नहीं बचा, हिंसात्मक हो ही नहीं सकता। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि करे क्या। दलित समाज जो है अंबेडकर की प्रेरणा से आज भी खड़े हुए हैं, और वो प्रेरणा इतनी ज़बरदस्त है कि वो टक्कर ले सकते हैं सबसे। लेकिन अगर नफरत के माहौल में, या जो लीडरशिप है, आप पॉलिटिकली देखिए मुसलमानों की क्या हालत है, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बचा। तो अब वो संसद भी नहीं बची, विधानसभा भी नहीं बची, प्रमोशन सिलेक्शन नहीं होगा तो सिस्टम से तो बाहर हो गए, फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है
कि ये संवाद जो मैं और आप कर रहे हैं, ये संवाद पूरे समाज को करना पड़ेगा। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो नफरत रोज किया जा रहा है, रोज, उसको बंद करने के लिए हमें ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होना पड़ेगा। लेकिन अगर संघवाद चाहता ही है हिंदू राष्ट्र, तो जितने भी अलग ढंग से सोचते, जो सेक्युलर समाज के लोग हैं, जो अलग ढंग से सोचते, लेकिन उनका कहना है कि तुष्टीकरण जो है वो तो किसी भी तरह का ठीक नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा इतने 60 साल। मुझे नहीं लगता अगर तुष्टीकरण होता तो जब सच्चर साहब की रिपोर्ट आई तब वो इतनी बदतर हालत में मुसलमान है वो निकल के आता। अगर तुष्टीकरण हो रहा होता तो सोशो इकोनॉमिकली तो बहुत बढ़ गए होते। हमने देखा कि SC/ST से भी कम लिटरेसी रेट है उनका। SC/ST को रिजर्वेशन था जॉब्स में, यहाँ तो मुसलमानों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो कहीं पे भी नहीं है। अगर तुष्टीकरण, अगर सरकारें, जो पूर्व की सरकारें वाकई में मुस्लिम फर्स्ट करके काम कर रही होती तो आज उनकी विजिबिलिटी भी बहुत होती, हर महकमे में होती, पब्लिक स्फीयर में होती। मुझे लगता है कि उनके अपने विकास के लिए, मुसलमानों के अपने विकास के लिए कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं बनाए गए और एक समाज पीछे जाता रहा। हर बार यही बोला गया कि आप लोग चले क्यों नहीं गए पाकिस्तान। भाई जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद जो रह गए वो तो सब इस देश के ही तो हैं। हम कैसे मान सकते हैं एक मुसलमान की जो एफिलिएशन है वो पाकिस्तानी है? इट डजंट हैपन लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं। वो पैदा यही हुआ है, उसके खून में भारत है। और उसके बाद अगर आप CA और NRC, NPR, CA का जो संशोधन 2019 में आया, जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे नेबरहुड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 6 जो वहां पे माइनॉरिटी है, उनकी माइनॉरिटी में आप उनको तो इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, बौद्ध को दे देंगे, जैन को दे देंगे, हिंदू को दे देंगे, सिख को देंगे, पारसी को दे देंगे और क्रिश्चियन, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मुसलमानों के बीच में क्या बीती। और जो बड़े, लेकिन उनका तर्क ये है कि धर्म आधारित उत्पीड़न होने की स्थिति में उनको नागरिकता दी जाएगी। बात ये नहीं, बात ये नहीं है। बट क्योंकि इंडिया का बेसिक लॉ सेक्युलर लॉ है, यहाँ पे सिटीजनशिप धर्म के नाम पर है ही नहीं, तो आप ये क्लॉज ला ही नहीं सकते। जब आपके पास आर्टिकल 14 है, जब आपके पास आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25, आप ला ही नहीं सकते। संविधान क्लियर है, ये गैर संवैधानिक है, ये पूरा आपका गैर संवैधानिक है। तभी औरतें निकली। हमने बार बार औरतों से पूछा, आप इतनी बड़ी हुजूम में आई हैं, आप रोज समय नहीं तो कहाँ औरतों को टाइम मिलता है, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, आप कैसे आती हैं रोज? उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो मेन चीज थी उसमें था लेगेसी। आपके दस्तावेज के जरिए आप माना जाएगा। अगर NPR और NRC होता है तो आपके दस्तावेजों के जरिए तय होगा कि आप भारतीय हैं या नहीं। आदिवासी के कौन से दस्तावेज हैं, दलित समाज के कौन सा दस्तावेज है? लेकिन आदिवासी तो इस मुद्दे पे नहीं हाँ, पर क्योंकि वहां तक बात पहुंची नहीं, उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन जिस दिन होगा, मुसलमान तो सीधा आ गया क्योंकि CA आया और सेंसस शुरू होने वाला था। तो 2020 में वो हाउस होल्ड लिस्टिंग प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें उन्होंने कहा हम लोग NPR करेंगे। तो NPR में आपके क्वेश्चंस लेगेसी के थे, माँ बाप का डॉक्यूमेंट दिखाओ, हाउ डू यू प्रूव। जैसे हमारे पिताजी मैनपुरी से आए, अब हमारे पास उनके वो सारे उनके, क्योंकि सरकार में थे तो वो है डॉक्यूमेंट, उनका सरकारी डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा हुआ है, तो हम दिखा सकते हैं भाई हम इसी देश के हैं, हम आए थे मैनपुरी से। लेकिन आधे लोगों के पास तो नहीं है। और मुसलमानों के पास सीधा सीधा ये था क्या कि और लोग
जो अन्य समाज के लोग हैं, आदिवासी को तो हर टर्म में आप हिंदू मान लेते हैं, आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप, लेकिन मुसलमान को नहीं मिलेगी। फिर आप क्या बना रहे हैं? आप और सोचिए, जो एनआरसी असम में हुआ उसके बाद आप 1 लाख लोगों का डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, उसकी चित्र आ रही है। वहाँ के डिटेंशन सेंटर में 1800 लोगों को डाला गया था। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम गई थी वहाँ, उन्होंने कहा औरतें 9-9 साल से अंदर, औरतों के पास कौन से दस्तावेज होते हैं, ना उनका इतनी जल्दी शादी हो जाती है, ना उनके पीहर में राशन कार्ड में नाम होता है, कई बार ससुराल में नहीं, पीहर से तो ट्रेस होगी लेगेसी। मैं शादी होके आई हूँ वो थोड़ी ना, मेरे पिताजी की लेगेसी से मैं। लेकिन उनकी दलील ये है, जो लोग इसके समर्थन में यह सरकार है, कि आपकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो हम ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर एक लो आइडेंटिटी जो भारत में है रेजिडेंट, भाई आर्टिकल 21 इज फॉर एवरी रेजिडेंट। आर्टिकल 21 नागरिक के लिए नहीं कहता है, अ लाइफ विद डिग्निटी, इज्जत से जीने का अधिकार, मेरी स्वतंत्रता की सुरक्षा, जो आर्टिकल 21 है, वो तो हर रेजिडेंट के लिए, जो भी जी रहा है इस देश में। लेकिन देखिए, ये तो एक पॉलिटिक्स के तहत आया ना, ये कोई इस देश को और मजबूत करने के लिए नहीं आया। आप जितना एक समुदाय को आप जितना धकेलेंगे, आप उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठा लेंगे। उनके नियत पे तो उठाते ही हैं कि ये तो प्रो पाकिस्तान है, उनकी नियत पे तो हमेशा ही उठाया जा रहा है। अब हम उनके नागरिकता, उनकी ज़मीन ही अगर खिसक जाएगी उनके नीचे से, तो वो समाज आपको लगता है बहुत देर तक शांत रह सकता है? हम लोग चाह क्या रहे हैं इस देश में? क्या हम लोग सिविल वॉर चाह रहे हैं? भाई अभी तक ये देश जिया तो है ना 70 साल, इस तरह के कानून तो नहीं आए। इस तरह से कानून आए, लोग सड़क पे पहुंच के और उनको वापस लेना पड़ता था कानूनों को। आज ऐसे कैसे है? क्योंकि आपका एजेंडा ही दूसरा है। आपका एजेंडा है, आपने कह रखा है कि संघ का तो एजेंडा है ही हिंदू राष्ट्र का। संघ के ही तो पीठ पर भाजपा उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, और कहीं ना कहीं संघ का तो प्रवेश हो ही गई। नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें मुसलमान से इतराज नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रभक्त हो। नहीं तो आप सर्टिफिकेट देंगे? आप जब हम सवाल उठाते हैं कि मेरे को हक है, अब इस वक्त कितने युवा लोगों को और कितने एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को जेलों में डाल रखा है, जिनकी विचार और विचारधारा अलग थी। एक सुधा भारद्वाज, ठीक है, आज वो बेल पे निकली, गौतम नवलखा, प्रोफेसर वरवर राव, आनंद टेलटुम्बड़े, आपने कितने लोगों को डाला जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स थे? वर्निन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, कबीर कला मंच के लोगों को डाल रखा है। जब हम उनके लिए खड़े होते तो कहते हैं आप एंटी नेशनल हैं, हमको भी बोलते हैं अर्बन नक्सल। हाँ, अर्बन नक्सल के। तो आपके तो पैमाने, हमारे जैसे लोग जो आपसे टक्कर ले सकते हैं लॉजिकली, जो तर्क कर सकते हैं, हम तो अर्बन नक्सल हैं। अच्छा, और हम भी एंटी नेशनल हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप तो एंटी नेशनल हैं ही। और अगर आप मीडिया में उनकी बात नहीं माने, आप उनके गोदी में ना बैठे, आप अलग विचार रखें, तो हो सकता है आप पे केस हो। क्या हो? इंडिया की रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्री स्पीच इतनी नीचे चली गई, हम लोग 100 से भी नीचे चले गए हैं पूरे विश्व में। बल्कि जबकि हम एक मिसाल बना करते थे, हम इवन हंगर इंडेक्स में हम 107 पे खड़े हुए हैं। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं ये अर्बन नक्सल के नाम पे, हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार आपके घर भी पुलिस पहुंची बिल्कुल थी, रेड, छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची, रेड हुआ था। मेरे सिर्फ पहुंची नहीं, दल बल के साथ घर में प्रवेश करके खोज रहे हैं सोनी सोरी को, कि मैंने छुपा रखा है सोनी सोरी को। अब आप सोच सकते हैं, एक एक्टिविस्ट जो वहां लड़ रही थी उसको मैंने छुपाया। ये तो संयोग की बात थी कि मैं घर पे नहीं थी उस दिन, नहीं तो मेरी भी गिरफ्तारी हो जाती। मेरे को ये कहना है, लेकिन उस वक्त तो मोदी सरकार नहीं थी। तो देखिए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है
इसको हम क्या बोले, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस देश का, जिसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे माओवादियों का कॉन्फ्लिक्ट या उत्तर पूर्वी राज्यों में कई संगठन है जो अलग होना चाहते हैं, एक नया देश बनाना चाहते हैं कश्मीर। तो ये जो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को के नाम पे और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के नाम पे जो हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जो पूरा बस्तर में जो हो रहा है वो कॉरपोरेट कंट्रोल, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनको कॉरपोरेट कंट्रोल में देने के लिए, टू हैंड ओवर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज टू द कॉरपोरेट्स, उसके लिए काम कर रहा है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कौन सी कॉरपोरेट वाली नहीं है भाई। जो पूरा लिबरलाइजेशन कांग्रेस लाया तो उस वक्त कांग्रेस रूल था, सोनी सोरी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, तो उसके खिलाफ जो भी था तो वो सोचे कि कविता के घर में होगी जयपुर में, तो वो पहुंच गए यहाँ, तो वो तब कॉरपोरेट कंट्रोल। लेकिन आज दोनों तरह के कंट्रोल है। आज ये जो वर्तमान सरकार है मोदी लेड, वो भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज कॉरपोरेटों के हवाले कर देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस की इस तरह कोई विचारधारा का उनका कोई खेल नहीं था, उनका कोई हिंदू राष्ट्र और ये वो सब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वर्तमान सरकार है वो नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहती है। जो वो नैरेटिव दे रही, तभी तो पूरे मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। वो नैरेटिव जो उनका है कि देश में जो देश के विरोधी हैं वो इस तरह के हैं, या जो मुसलमान हैं वो ऐसे हैं, या जो भी ऑपोजिशन को लेकर ईडी। अब आप सोचिए, कभी सोचा था हमने? लेकिन आप मोदी सरकार पे सवाल खड़े करते हैं और गोदी मीडिया का एक टर्म भी यूज करते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री खुले तौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि विज्ञापन जो लेता है उसको हमारे हिसाब से चलना होगा, हमारा पक्ष दिखाना होगा। उनको प्रेस काउंसिल का नोटिस मिलता है। शायद पूरे हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको प्रेस काउंसिल ने इस तरह का नोटिस दिया, और उस पर कभी कोई सवाल खड़े नहीं होते। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। अगर माफ़ कीजिएगा, मुझे आप ही के ज़रिए मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में मीडिया को जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो मेरी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्री स्पीच की आज़ादी, वो मीडिया को भी संविधान में एक आम व्यक्ति के रूप में मिलती है। आप मीडिया पर्सन होंगे लेकिन आपकी आज़ादी प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ दैट। और उसके बाद जो एक कोड ऑफ एथिक्स कल्चर सरकार और मीडिया के बीच में है, वो नहीं कह सकते इस तरह की बात कि हम विज्ञापन दे रहे हैं तो सिंस वी आर पेइंग फॉर इट यू हैव टू प्ले दैट ट्यून। वो आप नहीं बोल सकते। वो सरकार का पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा। हाँ बिल्कुल, जो विज्ञापन का पैसा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारे टैक्स पेयर्स मनी का पैसा है। वो बिल्कुल भी इस तरह की बात कहना ठीक है। हो सकता है कि फर्क क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है कि एक कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री को लगे कि पूरी मीडिया तो जो भाजपा, जो नरेंद्र मोदी लेड भाजपा, नरेंद्र मोदी अमित शाह लेड भाजपा के पक्ष में जा रही है और हमारे लिए कोई खड़े नहीं। लेकिन आप वही हथियार तो नहीं यूज कर सकते, तो क्या फर्क है? आप लेकिन वो धमकी तो नहीं देते, आप तो खुद नहीं, क्या धमकियां दिए वी कैन नॉट से। मुझे लगता है कि वहां पर भी अ लॉट हैज हैपेंड। आई विल नॉट bring that here. A lot has happened. वहाँ पे भी different types of controls have happened. लेकिन अगर एक पब्लिक मंच से कोई मुख्यमंत्री हो, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। अगर आप मीडिया को कंट्रोल करने लगेंगे तो आपने सबसे पहले संवैधानिक हक को ही का वायलेशन कर दिया, आपने उसका हनन किया है। वापस आपके आंदोलनों की तरफ तोड़ते हैं। नहीं तो मुझे लगता है जो वापस आपके आंदोलन की तरफ हाँ, मैं उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ज्वलंत सवाल हमारे सामने है, इसमें सारे आंदोलनों को एक होना पड़ेगा। हम इस देश, हम वी रियली लव इंडिया,
हम विदेश, मुझे मौका मिला है विदेश इतनी बार जाने का, और मुझे आईडीएस ससेक्स में फेलो भी मैं थी, लेकिन मैं देश वापस आई बिकॉज आई लव दिस कंट्री। मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, और इस देश अब हमारे सामने नरेगा की लड़ाई, राइट टू फूड, आपको पता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। इतनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, महिला आंदोलन, दलितों के लिए, आरटीआई शुरुआती दौर से, बिल्कुल। लेकिन ये हमारे मुद्दे थे, हम उठा सकते थे जब लोकतंत्र हमारे लिए हमेशा, हम लोग सोचते थे दिस विल नेवर गो। लेकिन आज तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, ये लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सब पे एक तरीके से प्रहार है। तो इस वक्त तो सारे आंदोलनों को एक होना पड़ेगा, और एक ही दिशा होनी पड़ेगी कि हम कैसे इस देश को पुनः लोकतंत्र को कैसे वापस स्थापित करें, कैसे इन इंस्टीट्यूशंस को वापस खड़ा करें। क्योंकि अगर ये इंस्टीट्यूशंस जर्जर हो जाती हैं तो लोकतंत्र खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर एक जुडिशरी नहीं बची, मान लीजिए, या एक पुलिस व्यवस्था नहीं बची, या हमारे थाने नहीं बचे, या हमारी पूरे कलेक्टरेट सिस्टम, 10 ऐब होंगे, काम तो हो रहा है ना, लोगों को पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, वो उसी कलेक्टरेट, ये इंस्टीट्यूशंस को खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, और ये संविधान की शपथ से, जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं संविधान की शपथ से, ये है कि इंस्टीट्यूशन खत्म नहीं हो रहे, उनको ठीक किया जा रहा है। वो देखिए मुझे लगता है एक ही तरीका है उसको चेक करने का, कि जो एक तरीके से कि फॉर हुम, किसको वो लाभ मिल रहा है, आप वो देख लीजिए, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। पॉलिसीज फॉर हुम, आपके प्रिविलेजेस फॉर हुम, आपके इंटाइटलमेंट्स फॉर हुम, अगर आप ये देखें तो आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। तो जहाँ एक मैं ये कहना चाहूँगी आपके साथ कि ठीक बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हम लोग 107 हंगर इंडेक्स में नहीं होते, हम लोग फ्री स्पीच में भी इतने नीचे होते। हमारी एनीमिया और मैल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है? 57% औरतों को तो एनीमिया है। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ। आपने एक बड़ा आंदोलन राइट टू फूड का चलाया, उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से आपने ये लड़ाई लड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि अगेन, क्योंकि आप एक साथी रहे हमारे इन सारे आंदोलन में, आपको याद है 2000 में कितना बुरा काल पड़ा था, 2001 में भी जारी रहा और 2002 तक। तो इस दौरान हम लोगों ने एक करीब 54 संगठनों ने एक अकाल संघर्ष समिति बनाई, जिससे हमने 3-4 मांगे रखी। तब अशोक गहलोत सरकार ही थी, हाँ, तो हम लोगों ने 3-4 मांगे रखी थी कि सब वयस्कों को काम दो। दूसरी मांग थी राशन को सर्वव्यापी करो, यूनिवर्सलाइज राशन। हमारी तीसरी मांग थी कि आप पेंशन्स व अन्य जो सोशल सिक्योरिटी है वो दो। और इसके साथ, क्योंकि राजस्थान में आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते बिना पानी और चारे की, तो उनके लिए भी हमने डिमांड किया था। और बीज तक, आदिवासी इलाके में तो बीज तक किसानों के पास नहीं थे। ये हमारी 3-4 डिमांड्स के साथ हम लोग फैमिन रिलीफ कोड इम्प्लीमेंट